Hello my YouTube family, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Sani and as you all know we have started the PYQ series of paper 1 research unit, the most important unit of the paper 1 क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिसर्च यूनिट से ही मिलेंगे। 21 और 22 Feb में दोनों ही मॉर्निंग और इवनिंग सेट के जो हमारे क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो सब हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर रिसर्च PYQ 2023 के अंदर उनको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं चीज़ें, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, so the first question here is the null hypothesis। देखो अगेन द हाइपोथेसिस टॉपिक इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। पूरी वीडियो इसकी डली हुई है हाइपोथेसिस की, एक भी चीज ऐसी नहीं जिसके अंदर मैंने कवर कराई है और वहीं से सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, द null hypothesis for testing of difference between mean in generally stated as HO। ठीक है, null hypothesis को आप इसी से वो करते हो, डिनोट करते हो, where ये आपका डैश एंड डैश आर द पॉपुलेशन मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या लेते हैं, दो पॉपुलेशन लेते हैं और दोनों पॉपुलेशन के जो सैंपल्स होते हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होता है। ये जो आपका मोमेंट 1 इज इक्वल टू मुझे ये बताया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिकल डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशंस। इसी का मतलब होता है ये क्यों, और इसी का रीजन होता है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम हमेशा रिजेक्ट करना चाहते हैं और हम उसको टेस्ट भी हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को करेंगे, रिजेक्ट भी हम हमेशा इसको करना चाहेंगे। और रिजेक्ट करने का अगर असर्शन रीजनिंग में एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन आए कि हम टेस्ट कौन से हाइपोथेसिस को करते हैं, तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को, लेकिन हम हमेशा रिजेक्ट इसको करना चाहते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज योर कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन हियर, और जो डिनोट करता है आपको इस तरीके से, तो ये चीज आपके बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर। सेकेंड आता है आपके इसके अंदर, व्हेन सैंपल हैपन्स टू बी स्मॉल सैंपल एंड पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट नोन but assumed to be equal, that test is completely for testing the null hypothesis। देखो ये तो आपका जी, लेकिन ये जो चीज है ना ये आपकी इसके अंदर गलत है। अब गलत क्यों है इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। When sample happens to be small sample, यहीं से काट दो, Z सैंपल के अंदर जो सैंपल होता है आपका वो हमेशा कैसा रहता है, लार्ज रहता है। यहाँ पर तो सैंपल तो आपका स्मॉल रहेगा ही नहीं ना Z टेस्ट के अंदर, लार्ज यानी कि ग्रेटर देन 30 आपका रहता है। जब भी आपका सैंपल ग्रेटर देन 30 होगा तो उसके अंदर Z टेस्ट को आप यूज करते हो, स्मॉल सैंपल में आप T टेस्ट को लगाते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्या हो गई है, गलत। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ये देखो, बोथ वन एंड स्टेटमेंट, ओके, बोथ वन एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ। एक सेकंड मुझे एक बार देखने दीजिए इसको दोबारा। The null hypothesis for testing of difference between mean is generally stated as at the population means of two populations respectively। mm, mm, mm. इसके अंदर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है, क्योंकि मुझे तो ये सही लग रहा है। अगर आपको थोड़ा लगता है तो प्लीज मुझे कहीं यहाँ पर कमेंट में बताइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको Z सैंपल के यहाँ पर इसकी वो दे दिया है कि इसके अंदर क्या चीजें होती है। एक तो आप रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि ये आपका जो Z टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है और हर एक पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो नॉर्मल ही रहता है। नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉन होता है आपके पास। सैंपल आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या रहेगा, लाइक 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या होता है, 0 से 5 के बीच में लाई करता है। जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हाइपोथेसिस आपके नल और हाइपोथेसिस क्लियर होती है। सैंपल साइज, ये देखो सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 यानी कि लार्ज सैंपल, यहीं से क्या हो गया था आपका, वो गलत हो गया था सेकंड वाला। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस डेटा पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट। कंटिन्यूअस डेटा, Z वर्क्स फॉर कंटिन्यूअस डेटा नॉट कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल के अंदर आप नॉन पैरामेट्रिक को यूज करते हो, तो आपके जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके अंदर हम कंटिन्यूअस डेटा को यूज करते हैं बेसिकली। अप्रोप्रिएट, ये कॉन्टिन्यूस डेटा ना इंपॉर्टेंट है आपके टी टेस्ट के अंदर भी। एक क्वेश्चन में कल या परसों के क्वेश्चन में आया था जो मैंने कराया था आपको। अप्रोप्रिएट टेस्ट चॉइस, इंश्योर द Z टेस्ट इज द राइट चॉइस फॉर योर डेटा एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो हियर आर द सम assumptions और द सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर Z टेस्ट कि आप कहाँ अप्लाई करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अब,
If a researcher wants to select a sample from a population such that each member in a population of interest has an equal chance of being selected in the sample, the researcher is pulling. देखो equal chance यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, ये probability sampling हो गया आपका, सभी के पास क्या है, equal chances है। ये आपका non probability है, ये आपका non probability है, ये भी आपका non purposive को judgment sampling भी बोलते हो, लिख लेना इसका दूसरा नेम। तो ये भी क्या हो गया आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। बचा ही क्या आपके पास, रैंडम में क्या होता है आपका, सभी के पास इक्वल, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें से जितने भी आपके मेंबर्स हैं, सैंपल है, किसी भी सैंपल को जो सिलेक्ट करने के चांसेस होंगे वो सभी के इक्वल होते हैं यहाँ पर। सो इट इज नोन एज योर रैंडम सैम्पलिंग हियर। ये तो बड़ा इजी था आपका, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए, in the context of bibliographies and footnotes, researchers sometimes use the abbreviation TR, which means, मैंने देखो कल के पेपर में भी आपको बताया था, कल वाले जो हमने टेस्ट करे थे, कि इस बार एब्रिविएशंस और आपके दो कंसेप्ट आपके थोड़े आए हैं, एक तो एब्रिविएशन वाला और एक आपका प्लेगरिज्म। ये न्यू कंसेप्ट है, मतलब एब्रिविएशन पहले भी थे लेकिन इस बार काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आपको कल भी दिए थे, आज भी मैं दे दूंगी। जो इसका मेनली करेक्ट आंसर होता है, TR से हम जनरेट करते हैं आपका ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पर, इनको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर आपको। और इस चीज के लिए जो जितने भी नोट्स है, जो PDF है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इसी नेम से ब्राइट एस्पिरेंट नेम से टेलीग्राम चैनल होगा, वहीं पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी के सारी चीजें। ओके, अब ये चीज आप पढ़ लेना किस चीज के लिए क्या यूज होता है, और भी बाकी सारे मैंने इसके अंदर जनरेट कर दिए हैं यहाँ पर, सभी को अपने नोट्स के अंदर ऐड जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार भी इसके पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन बनने के यहाँ से। चलिए, अगेन मैंने क्या बोला था, रिसर्च के अंदर आपके 3 से 4 टॉपिक्स हैं। एक तो ये आपके टाइप ऑफ रिसर्च हो गई आपकी, और आपका हाइपोथेसिस हो गया, टी टेस्ट वगैरह हो गया, और आपके टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सारे क्वेश्चन ही यहीं से बने हुए हैं आपके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि आपकी डिडक्टिव रिसर्च। याद रखना, बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि जितनी बार मैं बताऊंगी उतनी बार आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली स्ट्रक्चर्ड, whereas in qualitative research the appropriate is invariably unstructured। क्योंकि मैंने लिखवाए हुए ना, इसलिए तो लिखवाए थे। देखो, क्वांटिटेटिव, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, फिक्स्ड रिसर्च, इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती है आपकी। इसको उल्टा कर दो, क्वालिटेटिव यानी कि आपकी इंडक्टिव रिसर्च, अनस्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल, क्वालिटेटिव और इंडक्टिव, ये सारे क्या नाम है, तो ये बिल्कुल सही चीज है आपकी यहाँ पर। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस आर कंसर्न विद डेटा रिडक्शन, ये भी सही चीज बोली गई है। अब देखो, डेटा रिडक्शन का मतलब क्या है आपका, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आप क्या कर रहे हो, कुछ भी थ्योरी या बन चुकी है या आप बना रहे हो, तो डेटा का रिडक्शन ही होता है। देखो, इसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम क्या दे, तो वैसे ये बोथ आपके 1 and 2 और करेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट वन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रिड्यूस डेटा टू स्टैटिस्टिकल पैटर्न। स्टैटिस्टिकल पैटर्न फॉर जनरलाइजेशन, यानी कि आप उसको ग्राफ की फॉर्म में हो गया, चार्ट की फॉर्म में हो गया, तो जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो सारा जब आप स्टैटिस्टिकल पोर्शन में रिप्रेजेंट कर देते हो, तो क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पोर्शन पैटर्न हो गया आपका, तो डेटा रिडक्शन हो गया यहाँ पर। वाइल क्वालिटेटिव रिसर्च सिंप्लीफाइज डेटा, वो क्या, यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा में क्या करते हो, आप अपने डेटा को सिंप्लीफाई करते हो ताकि आप मीनिंगफुल इंसाइट को लेकर आओ। क्योंकि क्वालिटेटिव, देखो, क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी जो थ्योरी है वो बन चुकी है, क्वालिटेटिव के अंदर थ्योरी जनरेट होगी। अगर थ्योरी जनरेट करनी है तो इतनी सारी चीजों को निकाल कर आप क्या निकालते हो, उसको एनालाइज करने के बाद उसको एक मीनिंगफुल इंसाइट यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना, वो किस लिए, नरेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चीजों को। तो दोनों ही रिसर्च के अंदर हम डेटा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो थ्योरी बन चुकी है उसको डेटा रिड्यूस हो गया आपका, दूसरों के लिए काम आएगी। जो थ्योरी बना रहे हैं बहुत सारा डेटा लेकर, फिर उसका एक इंसाइट निकालकर, मीनिंगफुल इंसाइट निकालकर हम उसको रिड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, आपका डेटा रिडक्शन हो रहा है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाता है आपका, तो कमेंट करके बता दो मुझे साथ साथ, ताकि मैं अगली बार उनको काम भी कर सकूं उन चीजों के ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो, ये जो चीज है, ये मैंने बताया ना, प्लेगरिज्म का जो नया कंसेप्ट आया है वो यही आया है, अगली बार इसके क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अ स्टूडेंट कमिट्स लेवल 2, कल मैंने आपको ये लेवल 1 से लेकर लेवल 5, ये लेवल 0 से आपके लेवल 5 तक के प्लेगरिज्म है, क्या होता है उनके अंदर, कौन कौन से कितनी परसेंटेज में कौन सा लेवल आएगा, ये मैंने कल वाले उसमें करा दिए हैं आपको, तो उनको देख लेना आप। ओके, 15 क्या बोलता है यहाँ पर, A student commit level 2 plagiarism while submitting thesis dissertation as per UGC regulations. The student shall be, अगर लेवल 2 के अंदर उसकी कमिटमेंट आई है प्लेगरिज्म की, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए क्या होगा यहाँ पर, डिबेट फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year।
या तो ये चीज होगी आपकी, या फिर डिबेट फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर पीरियड ऑफ 6 month वाला नहीं था इसके अंदर। आस्क टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year, नहीं 1 year से ज्यादा तो हम लेके ही नहीं जा सकते यहाँ पर। और स्टिपुलेटेड टाइम भी नहीं होता है इसका, इसका ये होता है स्क्रिप्ट फॉर एक भी देख लेते हैं। आस्क टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग, ये इसका करेक्ट आंसर आपका 1 साल के अंदर उन्हें क्या करना होता है। अगर वो लेवल टू का उसका प्लेगरिज्म पाया गया है उसके थीसिस के अंदर या फिर रिसर्च के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, 1 साल के अंदर, 1 साल का टाइम दिया जाएगा उसको कि 1 साल के अंदर तुम हमें यही रिपोर्ट दोबारा रिवाइज रिपोर्ट बनाकर दिखाओगे और उसके अंदर प्लेगरिज्म आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल वर्क हमें लेकर आना है। 1 साल का टाइम उसे दे दिया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डिबेट फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। अब यहाँ पर देखो मैंने जितने भी कंसिक्वेंसेज हैं इसके लिख दिए हैं। लेवल 1 में क्या होता है आपका, प्लेगरिज्म होता है आपका, जिसके अंदर वे नो कोई भी प्लेगरिज्म डिडक्ट नहीं होता, जिसका मतलब क्या होता है, उसका ओरिजिनल वर्क होता है यहाँ पर। सेकंड में consequences are generally mild and educational in nature. Students may receive warning and counseling to improve their citation and referencing skill. इनके अंदर भी क्या करना होता है, उसको रिवाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं मिलती है। अगर इतना लेवल 1 पर उसका प्लेगरिज्म आया है तो उसको सिर्फ वार्निंग मिल जाएगी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार हम कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि इतना ज्यादा प्लेगरिज्म यहाँ पर नहीं है, वो जनरल प्लेगरिज्म होता है, वो मिल ही जाएगा नॉर्मली। लेवल 2 में क्या रहेगा आपका, प्लेगरिज्म जब 11 से 40, कल क्वेश्चन यही था आपका कि अगर 35% प्लेगरिज्म पाया गया है आपका तो ये कौन से लेवल में आएगा, तो वो कौन सा में आता है आपका, लेवल 2 में आता है। पेनल्टीज अब यहाँ पर क्या लगेगी, लेवल 2 के अंदर एक तो आपको पेनल्टीज लगती हैं। टू में इंक्लूड ग्रेड डिडक्शन फॉर द असाइनमेंट और कोर्स वर्क इन क्वेश्चन, तो वहां पर क्या होगा आपका, ग्रेड डिडक्शन हो जाएगा असाइनमेंट में जो भी आपको ग्रेड मिलती है। स्टूडेंट्स आर टिकली रिक्वायर्ड टू सबमिट द वर्क विद प्रॉपर साइटेशन रेफरेंसिंग डेमोन्स्ट्रेशन देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी, वहां पर क्या करेंगे, वो रीसबमिट करना पड़ता है उन्हें अपना दोबारा से। कोई रीसबमिट जो करते हैं वो कितने में करते हैं आपका, 1 year के टाइम पीरियड में हम इनको रीसबमिट कर देंगे। अगर आपके 41 से 60% का प्लेगरिज्म आता है तो वो लेवल 3 में आएगा। ये थोड़ी सीवियर स्टेज हो जाती है यहाँ पर। इसके अंदर स्टूडेंट में फेस कोर्स फेलर फॉर द असाइनमेंट और इवन द एंटायर कोर्स। एकेडमिक डिसिप्लिनरी एक्शन में बी इनिशिएटेड विच कुड रिजल्ट इन सस्पेंशन। यहाँ पर क्या मिला, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कौन से लेवल के अंदर जो आपके वो है रिसर्चर्स हैं वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड में भी जा सकते हैं आपके, वो होता है आपका लेवल 3 के अंदर। लेवल 4 में क्या रहेगा आपका, 60 पढ़ते करो सिमिलरिटी अबव 60%, 60% से भी अबव प्लेगरिज्म मिला है इनको तो ये कोर्स फेलियर हो जाएगा, सस्पेंशन हो सकता है, इसको एक्सपल्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन निकाला भी जा सकता है उसको। और सेल्फ प्लेगरिज्म में क्या रहेगा, लेस सिवियर फ्रॉम द प्लेगरिज्म कैन स्टिल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। पेनल्टीज में रेंज फ्रॉम वार्निंग, यहाँ पर सिंपल एस 5 में तो आपके लेवल 5 में नॉर्मली यहाँ पर वार्निंग्स मिल जाती है, कोर्स फेलियर हो सकता है, प्रोबेशन और आपका इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज। अब इसके अंदर क्या है आपकी जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो लेवल जितना यहाँ पर एक चीज हो गई है आपके लिए कि कहाँ चला गया, ओके हाँ, कल उसमें आपको बता दिया कि कितने से कितने परसेंटेज के लेवल में। वैसे तो ये भी आपके लिए क्या है प्रॉपर इनफ है क्योंकि यहाँ पर भी आपको बताया, लेकिन कल वाले में कुछ और पॉइंट्स है तो इनको एक जगह नोट्स बना लेना, सारा प्लेगरिज्म वाला लेवल से रिलेटेड, उनके परसेंटेज से रिलेटेड, कंसिक्वेंसेज से रिलेटेड। ठीक है, और करना चाहो तो एक बार गूगल पे सर्च करके थोड़ी और चीजें भी आप निकाल सकते हो इधर से। चलिए नेक्स्ट आता है आपके, देखो ये हो गए हमारे 23 फैब के मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम इवनिंग शिफ्ट के ऊपर। तो इवनिंग शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, देखो अगेन एब्रिविएशन, यानी कि हर मोस्टली शिफ्ट में इस बार एब्रिविएशन से क्वेश्चन आया है आपका। While writing reports manuscript, researchers sometimes use the abbreviation FN, which implies, so FN क्या होता है आपका, बेसिकली फुटनोट होता है यहाँ पर। तो ये सिंपल था आपका, इतना तो खैर जैसे यार इतना छोटी मोटी चीजें ना आपको पता भी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रिसर्च पार्ट कर रहे हो, आगे ही लेक्चरर के लिए कर रहे हो, पीएचडी करोगे तो ये सब तो पता ही होना चाहिए। रिसर्चेस लिखोगे, थीसिस लिखोगे, यहाँ पर ये देखो फिगर के लिए हम फिगर यूज करते हैं, नंबर के लिए NO, चैप्टर के लिए CH, वॉल्यूम के लिए सिंपल ये तो पैराग्राफ, ये आपका सेक्शन हो गया, ये अपेंडिक्स हो गया, ये फुटनोट हो गया आपका। अब देखो फुट नोट में ये भी आ सकता है, फुट एन भी आ सकता है, FN भी आ सकता है, दो चीज हो गई है। इबिट में क्या होता है आपका, फुट नोट्स टू रेफर टू द सेम सोर्स ऑन द प्रीवियस साइटेशन, जो आपकी प्रीवियस साइटेशन में आपने लिखा हुआ है वही अगर दोबारा लिखना है तो आप उसकी जगह पर क्या लिखते हो, उस लाइन को पूरा लिखने की बजाय हम सिंपली लिख देंगे इबिट और उसके साथ पेज नंबर कौन सा है आपका। इंफ्रा इंफॉर्मेशन के लिए सुप्रा आपका इंडिकेट्स द मोर इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड अर्लियर इन द टेक्स्ट। अच्छा, अर्लियर इन द टेक्स्ट में आपने जो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी, और ETC तो आपको पता है एटसेट्रा होता है आपका।
और है यहाँ पर एट ऑल, इबिड, ओपेसिटी, इट सीक्वेंस, ये मैंने कल भी करा दी थी आपको। ये पी से पेज, वॉल्यूम, एडिटर, ट्रांसलेटेड, ये चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो अगेन पैरामेट्रिक टेस्ट। भाई साहब इन्होंने बिल्कुल धावा बोल रखा है चीजों के ऊपर। पैरामेट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल ऑफ डेटा। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन से आते हैं आपके, मैंने क्या बताया था आपका, किस तरीके से होता है ये, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। मैंने क्या था, ये लास्ट के जो यूज करते हो आप पैरामेट्रिक के अंदर, ठीक है, ये वाले यूज करते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक के अंदर। तो ये वाली जो रेशो, इंटरवल और रेशो है, और जो नॉमिनल ऑर्डिनल है, ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक में यूज होता है। इसका मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर यूज नहीं होगा। तो सही चीज लिखी हुई है इसने। पैरामेट्रिक टेस्ट do not suppose any particular distribution and the consequential assumption। ये किसने बोला है भाई, क्यों नहीं देते, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तभी तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो स्क्यूड होगा, या तो वो राइट साइड में स्क्यूड होगा या आपका लेफ्ट साइड में स्क्यूड होगा। यानी कि नॉन पैरामेट्रिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगा आपका, लेकिन पैरामेट्रिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल होता है आपका। तो यानी कि नॉर्मल यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज गलत लिखी हुई है ना आपको। एंड कंसिक्वेंशियल असम्पशंस, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज आपकी लिखवाई थी पूरे। डिफरेंस जब बताया था, इस पॉइंट में से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने आपको बताई ना हो। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको अच्छे से पता है, ये सारी चीजें लिखवाई हुई है मैंने, कि अजम्पशंस हम लाते हैं पैरामेट्रिक के टेस्ट के अंदर, हम अजम्पशंस लेकर आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी गलत। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, बोथ स्टेटमेंट, सॉरी ये बोथ क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये रहेगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, सिंपल। तो ये आंसर बन गया। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, देखो सारा का सारा। पैरामेट्रिक टेस्ट में एज्यूम अ स्पेसिफिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक डेटा, देखो आपका क्या है, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेम है सभी का। डू नॉट अज्यूम, यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है आपका। ये देखो इंटरवल एंड रेशो डेटा यूज होता है आपका, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था कि हम यूज नहीं कर सकते नॉर्मल ऑर्डर को। तो सही बात लिखी हुई थी ना, क्योंकि वो चीज आप नॉन पैरामेट्रिक के अंदर यूज करते हो। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यहाँ पर क्या रहेगा, आपके जितने भी वेरिएंस रहेंगे वहां पर हम उनको होमोजेनिटी अज्यूम करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की होमोजेनिटी को अज्यूम नहीं किया जाता। पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, पेयरसन कोरिलेशन टेस्ट, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया आपका, ये सारे कौन से हैं आपके पैरामेट्रिक टेस्ट। मैनविटनी, क्रुस्कल, स्पीयरमैन कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, ये कौन से हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है आपके। सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स बताया था ना क्या होते हैं आपके, कल वाली देख लेना जाकर, अगर भूल गए हो तो जाकर देख लेना, आउटलायर से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स, टिपिकली हायर व्हेन assumptions आर मेट, assumptions आर मेट, यानी कि assumptions होती हैं इसके अंदर, अज्यूम करते हो आप चीजों को, हैव लेस स्टैटिस्टिकल पावर। और आप क्या बोलते हो, सुटेबल फॉर कंपेयरिंग मीन एंड कोरिलेशन, मीन एंड कोरिलेशन को लिए ज्यादा यूज होता है ये आपका मीडियन के लिए। अब देखो यहीं से निकाल लो ना, हमने इसमें क्या बोला था, ऑर्डिनल डेटा का यूज होता है आपका। ऑर्डिनल डेटा का मतलब क्या हो गया, मीडियन ही तो हो गया आपका। लेस रोबस्ट एंड वायलेशंस ऑफ assumptions, more robust to violation of assumptions, require larger sample sizes, यहाँ पर requires can work with, ये smaller samples के साथ भी वर्क कर सकता है आपका। लास्ट क्वेश्चन देखो, assumption testing requires checking assumptions like normality and homoscedasticity, fewer assumptions होते हैं। तो ये चीजें तो थी आपकी, ये चीज सारी लिखवाई हुई है मैंने नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर जिसमें चलोगे आप, आपको हर एक चीज मिलेगी यहाँ पर। चलिए, वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सर्वे बेस्ड रिसर्च। अब आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन सर्वे बेस्ड रिसर्च, अब आप बोलोगे, ये मत बोल देना अगर कि मैम ये टॉपिक तो कराया ही नहीं था, ये टॉपिक कराने की नहीं होते, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स हैं आपके। अब ऑनलाइन सर्वे यानी कि आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उसका क्या एडवांटेज रहेगा। इस बार एडवांटेजेस आ गया, यही क्वेश्चन रहेगा, अगली बार कुछ भी और टॉपिक आ जाएगा, डिसएडवांटेज आ सकता है, फीचर्स आ सकते हैं, क्या दिक्कत है इसके अंदर, कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो एडवांटेज क्या रहेगा आपका, लेसन एथेटिकल रिक्वायरमेंट, तो ये एडवांटेज तो नहीं है आपका। अ रिड्यूस नीड टू प्रोवाइड डिब्रीफिंग एंड क्लैरिफिकेशन टू पार्टिसिपेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे, रिड्यूस्ड नीड टू प्रोवाइड, रिड्यूस तो नहीं करता है ये आपका, एडवांटेज तो नहीं है आपका ये। पार्टिसिपेंट कैन डिसकंटिन्यू
इफ दे फील अनकंफर्टेबल एट एनी स्टेज ऑफ सर्वे। ये है भाई। एक बात बताओ, आप ऑनलाइन कर रहे हो लेकिन अगर आप क्या करो, अनकंफर्टेबल हो किसी भी सर्वे के किसी भी स्टेज के ऊपर, तो आप छोड़ दोगे। वहां पर ऑनलाइन है, छोड़ दो, क्या दिक्कत है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, अनकंफर्टेबल हो चीजों से तो छोड़ दोगे आप। ये फायदा होता है इसमें ऑनलाइन बेस्ड सर्वे में। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय पार्टिसिपेंट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट इशू। देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग तो होती ही नहीं है ना ऑनलाइन में। आप कभी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे चीजों की यहाँ पर, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग कब होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी ऑफलाइन के अंदर, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, ये देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे लिखे हैं मैंने। एडवांटेज क्या रहेगा आपका, पैसा कम लगेगा, बहुत सारे आप ज्योग्राफिकल रीजन को रीच कर सकते हो। कंफर्टेबल होता है, कन्वीनियंस होता है आपका। डेटा कलेक्शन स्पीड आपकी ज्यादा होती है इसके अंदर। एनोनिमिटी यानी कि मोर कंफर्टेबल प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट रिस्पॉन्स सेंसिटिव क्वेश्चन ड्यू टू एनोनिमिटी ऑफ ऑनलाइन सर्वे। ऑटोमेशन रहता है आपका, ऑनलाइन जा रहे हो यहाँ पर ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, एनालिसिस टूल हो गया आपका। वर्सिटी यहाँ पर इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। ब्रांचिंग लॉजिक फॉर टेलर्ड रिस्पॉन्स। तो ये सारे एडवांटेजेस है, मैंने यहाँ पर आपके लिए चलो थोड़ा सा काम और कर दिया है, डिसएडवांटेजेस भी ला दी हैं। चलो भाई, सैंपल बायस। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। यहाँ पर ऑनलाइन सर्वे में सफर फ्रॉम सैंपल बायस एज रिस्पोंडेंट्स आर टिपिकली दोज विद द इंटरनेट एक्सेस एंड मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। क्योंकि जो इंटरनेट एक्सेस है वहां से तो आप डेटा कलेक्ट कर लोगे, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है उसके अंदर क्या करोगे आप, तो बायसनेस हो गई ना भाई। इस दो एरिया है, इसके अंदर इंटरनेट का एक्सेस है तो यहाँ तो डेटा कलेक्शन हो गया, इनके पास तो पहुंच ही नहीं पाए तुम, तो इनके साथ क्या हो गया तरीके से, एंटायर पॉपुलेशन को आपने कवर नहीं किया है। नो रिस्पॉन्स बायस, कोई आपका रिस्पॉन्स ना दे फिर क्या करोगे आप, वो दिक्कत हो गई। लिमिटेड कंट्रोल, चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है आपका। आप रिस्पोंडेंट, आपको अगर कोई रिस्पोंडेंट आंसर नहीं दे रहा है जानबूझकर तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। क्वेश्चंस मिस इंटरप्रिटेशन, आप क्या पूछना चाह रहे हो वो चीज को क्या समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट क्या हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो नहीं रहा है आपका, तो दिक्कतें समझने में होती हैं। लिमिटेड डेप्थ, complex or in-depth topics may be challenging to explore in online survey compared to face-to-face interviews। देखो लिमिटेड डेप्थ होती है, चीजों की गहराइयों के अंदर आप नहीं जा पाओगे। टेक्निकल इश्यूज, कभी हैंग हो रहा है फोन, कभी कुछ भी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, क्लाउड इश्यूज आ रहे हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। डेटा सिक्योरिटी थोड़ी दिक्कत होती है, आपको पता है ऑनलाइन हैकिंग होता है आपका, वायरस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सिक्योरिटी में कोई ना कोई दिक्कत होती है। रिस्पॉन्स वैलिडिटी, ensuring that respondents are who they claim to be can be challenging in online survey। तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बेस्ड सर्वे। चलिए, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। The requirement in research that specify that researchers must notify participants, कि यहाँ पर जो researchers हैं वो notify करेंगे participants को किस बारे में, about the nature of participant research and any risk involved, कि उस research के अंदर क्या participation का nature रहेगा, क्या risk है आपका, तो आप क्या कर रहे हो, informed consent ही तो है यहाँ पर। confidentiality तो क्या मतलब, confidentiality गोपनीयता रखोगे यहाँ पर, गुमनामी रखोगे यहाँ पर, दबाव रखोगे किसी भी चीज का, ये तो हो ही नहीं सकते आपके। सूचित सहमति, नाम से ही क्लियर है, बताओ इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्या बोला है, सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए आपको, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द राइट आंसर। एक ये है आपका, देखो वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च और ऑनलाइन बेस्ड सर्वे रिसर्च बात एक ही होती है, ठीक है ना। यानी कि देखो ऑनलाइन बेस्ड सर्वे रिसर्च से क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी था, इवनिंग शिफ्ट में भी था, आपका क्वेश्चन सेम रहता है, आपका टॉपिक सेम रहता है, क्वेश्चन उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। चलिए, it is an advantage that investigator does not have to be present when a participant is interested in engaging in the task। तो ये तो सही बात है आपकी, ऑनलाइन सर्वे रिसर्च में अगर जो आपका पार्टिसिपेंट है वो इंटरेस्टेड है आपके टास्क में इन्वॉल्व होने के लिए, तो आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन का यही तो फायदा है आपके पास। इन वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च इट इज यहाँ पर डिसएडवांटेज बताया हुआ है, दैट द इन्वेस्टिगेटर इज नॉट प्रेजेंट टू प्रोवाइड क्लैरिफाई रिमूव डाउट। ये बताया था ना, अभी पढ़े हैं आपने जितने भी हैं आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कौन होता है, रिसर्चर होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है कि उनके कुछ डाउट है उनको क्लेरिफाई करने के लिए, रिमूव करने के लिए। जब आप बेशक आपका पार्टिसिपेंट जो है इंगेज टास्क में इंगेज होने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन आप तो वहाँ पर इंटरेक्शन कर लिए, वहाँ पर फेस टू फेस आपके अवेलेबल नहीं हो कि कोई भी डाउट आता है तो रिमूव करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क होता है थोड़ा। चलिए, तो यहाँ की बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट है। आंसर देखिए, बिल्कुल सही आंसर है। ये डेफिनेशन बता दिया है मैंने। वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च क्या होता है आपका, इन्वॉल्व्स इंक्लूडिंग conducting surveys using online platform and the internet to gather data and insight from the respondents। so ऑनलाइन सर्वे रिसर्च है, तो देखो ये सही है, वही चीज आपकी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो ऊपर कराए थे मैंने।
तो ये हो गए आपके 23rd फेब के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट और आपके इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपके 24 फेब के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक दिन का लेकर चलेंगे, अच्छे से करेंगे। आप देखते हो ना कि मैं एक्सप्लेनेशन भी उनकी करती हूँ, उनके नोट्स भी हैं, तो टाइम लगता है, थोड़ा करो, अच्छे से करो। So that is all about this video, and if you are liking this video then don't forget to comment, subscribe and share my channel Bright as Friends. And one more thing, there are also online and offline batches are available, so you can contact in the number given in the description for the information or any query regarding the courses here. ठीक है, चलिए देर मत कीजिए, पेपर जो है आपका आने वाला है, जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।